हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स नोट्स की क्लास, जो आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाने वाली है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट्स नोट्स आप इनके बनाते चलिए, साथ में यह आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बना देंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, और हम इस शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने वाला है। दोस्तों, आप इस क्लास के प्रॉपर नोट्स बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किए गए हैं। देखिए दोस्तों, एक शानदार थॉट्स यहाँ पर, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट्स योर सक्सेस बी योर नॉइस। एक चीज है आपके जीवन में, अगर आप हार्ड वर्क करोगे, वो भी इतनी शांति से कि हमको बिल्कुल कंटिन्यू एक रूम में पैक होके मेहनत करनी है और करते जानी है। लेकिन एक दिन जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आपकी जो आपका जो हार्ड वर्क है वो शोर नहीं मचाएगा, आपकी सफलता शोर मचाएगी। जो आपका ड्रीम उस दिन पूरा हुआ है, आपके माता पिता का सपना पूरा हुआ है, वो एक दिन इतनी जोर से शोर मचाएगी कि आपको अंदर से ही एक प्राउड फील होगा। दोस्तों, तो आपके पास इतना कम समय बचा है तो आप उसको यूटिलाइज करते रहिए और कंटिन्यू मेहनत करिए और पढ़ाई करते रहिए। आप एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, आपको समय को बिल्कुल खराब नहीं करना है। एग्जाम के नियर बाई हो आप, तो आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है, आपको समय बिल्कुल खराब नहीं करना है। प्रॉपर नोट्स बनाने के साथ साथ आपको सारे नर्सिंग के सिलेबस को कंट्रोल करना है, उसे कवर करना है। तो आप प्रॉपर मेहनत करते रहिए, थ्योरी पर विशेष फोकस रखिए, साथ में आप एमसीक्यू सॉल्व करते चलिए, और जो आप पढ़ रहे हो उसके इंपोर्टेंट सोर्स नोट्स बनाइए, और जो क्लासेस आपको इस चैनल से प्रोवाइड करा रही जा रही हैं उसके भी आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी हेल्पफुल रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करें तो ब्लड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ब्लड टाइप्स के बारे में जनरली मैंने और क्लासों में आपको बता दिया है, पर शॉर्ट चीजें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आप देखिए। यहाँ पर हम बात करें ब्लड में, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये मेन कंपोनेंट होते हैं आपकी ब्लड में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये विशेष चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम बात करें, जब आप ब्लड को एक ट्यूब में इकट्ठा करोगे, तब आपके जो सबसे ऊपर जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसे हम प्लाज्मा बोलेंगे, बीच में डब्ल्यूबीसी पार्ट है, और जो सबसे नीचे सतह में एक रेड कलर का पिगमेंट जमा हुआ है उसे हम आरबीसी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन शानदार यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों, इंपोर्टेंट चीज याद रखनी है, आरबीसी का रेड कलर होने का कारण क्या है, तो आपको बता देना है एचबी। एचबी की वजह से रेड एचबी, एचबी के जो पिगमेंट होते हैं, इनके अणु होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, इस वजह से आपकी आरबीसी लाल कलर की रहती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। डब्ल्यूबीसी की हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जिम्मेदार रहती है, बाकी के जो फ्लूइड रहता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। वेरी इंपोर्टेंट है, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो आपके ब्लड में दो चीजें रहती हैं, एक तो रहते हैं एंटीजेंस, एक रहती है प्लाज्मा एंटीबॉडीज। इनको हम किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछेगा। देखिए, एंटीजन क्या है, प्रोटीन दैट एलिसिट इम्यून रेस्पॉन्स, आइडेंटिफाई द सेल्स। वेरी इंपोर्टेंट है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीजेंस बोलते हैं। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है आपके। देखिए, प्लाज्मा एंटीबॉडीज की हम बात करें, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्वेट्स थिंक, इसे हम कैसे याद रखेंगे, एंटी। एंटी अपोजिट ऑफ द टाइप ऑफ एंटीजन दैट इज फाउंड ऑन द आरबीसी, यह एंटीजन के अपोजिट होते हैं। और अभी यहाँ पर हम बात करें, देखिए आपकी बॉडी में अगर कोई एंटीजन अगर एंटर करता है, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा और सेल को प्रभावित करता चलेगा। जब आपकी एंटीबॉडी वर्क करेगी, तो एंटीबॉडी का काम क्या रहता है, आपके जो एंटीजेंस बॉडी में इन्फेक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं उनको नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी यहाँ पर कार्य करना शुरू कर देगी। शुरू करने के पश्चात यू इन्फेक्शन कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, बॉडी आपकी इम्यून रेस्पॉन्स दिखाएगी और एंटीबॉडीज आपकी वर्क करेंगी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये किसकी सतह पर रहती है, आरबीसी की सतह पर यह मौजूद रहती है, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक और चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पर देखिए आप, आपके चार प्रकार के मेन ब्लड ग्रुप होते हैं, आपके ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप,
ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर एक शानदार प्रश्न यहाँ से एग्जामिनर क्या पूछेगा, यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है एंटीजन ए। एंटीजन ए, अगर आपकी बॉडी में एंटीजन ए है, ठीक है दोस्तों, तो आपको विशेष याद रखना है उसके अपोजिट एंटीबॉडीज रहेगी। ठीक है, एंटीजन अगर ए है तो उसकी एंटीबॉडी रहेगी बी। ठीक है दोस्तों, और एक प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा, एक प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो यह किस किस से ब्लड ग्रुप ले सकता है। यहाँ पर हम बात करें, देखिए ये ए ब्लड ग्रुप से ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप से ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ले सकता है। और डोनर की हम बात करें, ब्लड किस किस को दे सकता है, तो ये ए ब्लड ग्रुप वाले को और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। यहाँ पर हम ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप की बात करें, तो बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है तो उसकी उल्टी एंटीबॉडीज कौन सी रहेगी, ए। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। और दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप से ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप से ले सकता है। किस किस को दे सकता है, तो बी वाले को दे सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न का नाम है यूनिवर्सल रेसिपिएंट आप किसे बोलते हैं, तो ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, सब सारे ब्लड ग्रुप से यह ब्लड ले सकता है। यहाँ पर हम बात करें ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की एंटीजन ए एंड बी होती है और एंटीबॉडीज इसकी आरबीसी की सतह पर नहीं पाई जाती। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से दूसरा प्रश्न कौन सा तैयार हो गया, ए बी पॉजिटिव, जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले रहते हैं उनके ब्लड की आरबीसी की सतह पर एंटीबॉडीज नहीं रहती है। यहाँ पर हम बात करें रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट यह सबसे ब्लड ले सकता है। डोनर की बात करें तो यह सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ही दे सकता है, बाकी क्यों नहीं दे सकता। यहाँ पर हम एक और प्रश्न जो शानदार इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से ओ ब्लड ग्रुप पर, ये क्या है दोस्तों, ये यूनिवर्सल डोनर है। ओ नेगेटिव, हम बात करें ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड ग्रुप्स को ब्लड दे सकता है। और अगर हम बात करें एंटीजन, इसकी कोई एंटीजन नहीं होता है इसकी सरफेस पर। एंटीबॉडीज की बात करें तो ए एंड बी इसकी एंटीबॉडीज रहती हैं आरबीसी की सरफेस पे। ठीक है दोस्तों, रेसिपिएंट की बात करें तो यह ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप वाले से यह ले सकता है, सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले से, और बाकी किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से नहीं ले सकता। डोनर की हम बात करें तो यह सभी को ब्लड दे सकता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है, रेसिपिएंट है, तो हम इसकी बात करें तो इसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। और ओ नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से दो बनेंगे जो आपको विशेष ध्यान रखने हैं। चलिए यहाँ पर एक और शानदार प्रश्न क्या बनेगा, एक और शानदार प्रश्न बनता है आरएच फैक्टर से। आप आरएच फैक्टर किस प्रकार डिसाइड करोगे। ठीक है दोस्तों, आरएच फैक्टर हम डिसाइड किस लिए करते हैं कि आप जब ब्लड लगा रहे हो तो ब्लड ग्रुप मान के चलो आपने ए ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया, तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव इसका पता आपको करना है। अगर नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव ब्लड ग्रुप लगाएंगे और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लगाएंगे। अगर यहाँ पर आरएच फैक्टर अलग अलग हुआ, डिफरेंस हुआ, तो इस दौरान यहाँ पर हानिकारक रिएक्शन होने के चांसेस मरीज को हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें आरएच फैक्टर, अगर हैज आरएच ऑन सरफेस, अगर हैज आरएच ऑन सरफेस पॉजिटिव है तो कैन रिसीव किस किस को दे सकते हैं हम, अगर आपके ब्लड ग्रुप ए प्लस आरएच फैक्टर है तो वह प्लस वाले को दे सकता है और नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आरएच फैक्टर अगर आपका सरफेस पर नेगेटिव आया तो यह सिर्फ नेगेटिव वाले को दे सकता है, पॉजिटिव वाले को नहीं दे सकता है। तो इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से यही बनेगा, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका आरएच फैक्टर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है और नेगेटिव वाले को दे सकता है। और दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, नेगेटिव आरएच फैक्टर है तो यह सिर्फ आपके आरएच नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को ही ब्लड दे सकता है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। शानदार, आपका ब्लड ग्रुप का एक टॉपिक और एक रखा गया है आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे उसकी हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न बन रहे हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं प्लाज्मा पोटेशियम। मेनली आपके बॉडी में जो जो फ्लूइड्स रहते हैं उनमें मेन इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, उनकी हम बात करते हैं। अगर इनका इम्बैलेंस आपकी बॉडी में हो गया तो बहुत ही सीवियर कंडीशन मरीज में देखने को मिलती है। यहाँ पर हम बात करें पोटेशियम की,
तो पोटेशियम की हम बात करें तो इसका मेन जो वाइटल रोल है, इसका कार्य है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है दोस्तों, और ट्रांसिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, फंक्शनिंग ऑफ कार्डियक एंड लंग्स मसल्स टिश्यू एसिड बेस बैलेंस बॉडी में बनाए रखना, मेन इंपोर्टेंट कार्य है आपके पोटेशियम के, जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर हम बात करें दूसरा प्रश्न, यहाँ से एग्जामिनर क्या पूछेगा, पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू आपकी रहती है 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम की आपकी नॉर्मल वैल्यू रहती है, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है, यहाँ पर हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम इम्बैलेंस होता है, अगर पोटेशियम की वैल्यू 3.5 से कम हुई तो हम इसे बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। अगर आपके बॉडी में पोटेशियम की वैल्यू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हुई तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपरकैलेमिया। तो दोनों स्थिति में मरीज में आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे, वो उसके बारे में आप जानिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप बात करें तो आप इसे मर्डर मर्डर निमोनिक से याद रख सकते हो, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आपके मरीज में देखने को मिलेंगे। मसल्स क्रैम्प और वीकनेस देखने को मिलेगी, यूरिन एबनॉर्मलिटीज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, देखिए हार्ट रेट कम हो जाएगी, मरीज में हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा ड्यूरिंग हाइपरकैलेमिया, जब आपके पोटेशियम की बॉडी में 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाए। और यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न अगर बनता है तो वो ईसीजी का, जब आप ईसीजी को देखोगे तो यहाँ पर ईसीजी में टॉल पीक्ड टी वेव देखने को मिलेगी, फ्लैट पी वेव, वाइडेड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और प्रोलैंग्ड पीआर इंटरवल्स यहाँ पर आपकी ईसीजी में शो होगा। तो ये शानदार इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न बनता है, ठीक है दोस्तों। और इनकी डीटीआर रिफ्लेक्सेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्स इंक्रीजेस देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग हाइपरकैलेमिया आपके मरीज में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम हाइपोकैलेमिया की बात करें तो इसके अपोजिट यह होता है, तो यहाँ पर थ्रेडी पीक इनरेगुलर पल्स मरीज में देखने को मिलेगी। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यह क्या होता है दोस्तों, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जब मरीज लेटा है, ठीक है, वो एकदम से बैठ के खड़ा हो गया तो उसका बीपी एकदम से लो देखने को मिलेगा। बीपी क्या देखने को मिलेगा, लो। यहाँ पर इस कंडीशन में अचानक से बीपी का लो होना, जब मेरे मरीज लेटा हुआ था एकदम से वो खड़ा हो गया तो बीपी एकदम से लो हो गया, तो इसे बोलेंगे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है दोस्तों। मरीज का एकदम से खड़ा हुआ तो उस दौरान उसका बीपी का कम होना, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। स्लो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी मरीज में, एंजाइटी, लिथार्जी, कंफ्यूजन और कोमा की स्थिति रहेगी मरीज में। पेरेस्थेसिया, पेरेस्थेसिया मरीज में देखने को मिलेगा। हाइपोरिफ्लेक्सिया मरीज में देखने को मिलेगा। हाइपो एक्टिव बाउल साउंड, कॉन्स्टिपेशन मरीज में देखने को मिलेगा। मरीज में नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और जो सबसे शानदार प्रश्न बनता है ईसीजी का, तो इस दौरान आप देखेंगे हाइपोकैलेमिया अगर आपके शरीर में हुआ है तो एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड देखने को मिलेगा यहाँ पर, और इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगी, और प्रोमिनेंट यू वेव आपके मरीज में यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। इंपोर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, तो साइन एंड सिम्टम की यहाँ पर हमने विशेष बात कर ली है। ईसीजी से रिलेटेड यहाँ से प्रश्न बन सकता है, और साइन एंड सिम्टम की कंडीशन देके भी आपसे पूछ सकते हैं, बताइए मरीज में कौन सा इम्बैलेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो आप रिपोर्ट्स के आधार पर यहाँ पर मरीज में आइडेंटिफाई करोगे कि मरीज में हाइपरकैलेमिया हुआ है या हाइपोकैलेमिया की कंडीशन मरीज में देखने को मिली है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने कंडीशन आइडेंटिफाई कर ली है तो आप उस दौरान एक चीज नोटिस करोगे, रिस्क फैक्टर, किसकी वजह से यह कंडीशन मरीज में देखने को मिली है। अगर आपकी बॉडी में, देखिए दोस्तों, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक स्पाइरोलैक्टोन मरीज को चालू है, ईसी इनहिबिटर या नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, यह मेन जिम्मेदार होते हैं हाइपरकैलेमिया कराने के लिए आपकी बॉडी में। तो ये ड्रग जब मरीज को चालू है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, मरीज में कॉशन लेने की जरूरत है, प्रिकॉशन लेने की यहाँ पर जरूरत रहती है नर्स को। एक्सेसिव पोटेशियम इंटेक, या आपके मरीज ने एक्सेसिव पोटेशियम इंटेक कर लिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा, आपके मरीज को पोटेशियम लग रहा है, ठीक है, और रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ पोटेशियम इंट्रा कंटेनिंग आईवी सॉल्यूशन, आपने एकदम से आईवी सॉल्यूशन लगा दिया स्पीड में और पोटेशियम का, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ड्यूरिंग पोटेशियम आईवी चल रहा है तो उसे स्लो मेथड में देना है, एकदम से उसे आईवी बोलोस नहीं देना है, और स्पीड में मरीज को नहीं लगाना है, क्योंकि कंडीशन मरीज को हाइपरकैलेमिया होने के चांसेस रहेंगे। तो विशेष चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिए, किडनी डिसीज और डोज ऑन डायलिसिस, यहाँ पर हम बात करें जो मरीज किडनी डिसीज वाले हैं,
और डायलिसिस पर हैं उनमें भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि होगा क्या यहाँ पर, डिक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन, जो किडनी वाले डिसीज होते हैं और डायलिसिस पर मरीज होते हैं तो उनकी किडनी क्या करती है, पोटेशियम का ज्यादा मात्रा में एक्सक्रीशन नहीं कर पाती है, पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाता है आपकी बॉडी में और कंडीशन आपको देखने को मिलती है हाइपरकैलेमिया। ठीक है। एक और कंडीशन एड्रिनल इनसफिशियंसी, अगर मरीज में एडिशन डिसीज हुई है तो उस दौरान भी आपके पोटेशियम रीअब्जॉर्ब आपकी बॉडी में होता रहेगा, पोटेशियम की वैल्यू बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। मरीज में टिश्यू डैमेज हुआ है, एसिडोसिस की कंडीशन हुई है, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिन की बात करें तो ब्लड में ज्यादा हो जाना। ठीक है। यहाँ पर हम बात करें हाइपर केटाबोलिस की कंडीशन में भी मरीज में हाइपर कैलेमिया की कंडीशन मरीज में देखने को मिलेगी। जस्ट अपोजिट हम बात करते हैं हाइपोकैलेमिया की। हाइपोकैलेमिया में क्या होगा, देखिए दोस्तों, एक्चुअल टोटल बॉडी पोटेशियम लॉस, अभी यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा, बॉडी में ज्यादा मात्रा में पोटेशियम का लॉस हो गया तो हाइपोकोलेमिया देखने को मिलेगा। इन एडिक्वेट पोटेशियम इंटेक, आप कम मात्रा में पोटेशियम ले रहे हो, जैसे कि आप व्रत हो, ठीक है, यह मरीज एनपीओ में है, बहुत टाइम से उसे कुछ खाने को नहीं दिया है, मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरसेलुलर फ्लूइड, अगर आपकी पोटेशियम की वैल्यू एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में चली गई है, एल के लॉसेस की कंडीशन बन गई है, हाइपर इंसुलिज्म की कंडीशन बन गई है, डाइल्यूशन ऑफ सीरम पोटेशियम, जैसे कि वाटर इंटॉक्सिकेशन हो गया है, आईवी थेरापी विद पोटेशियम डेफिशिएंट सॉल्यूशन, आईवी थेरापी चल रही है जिसमें पोटेशियम नहीं लग रहा है, तो मरीज में हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों विशेष चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको सतर्क रहना है। तो जो भी कारण आपके इस बीमारी को कॉज करते हैं या साइन एंड सिम्टम कॉज करते हैं, तो आपको उन्हीं साइन एंड सिम्टम को और उसी दौरान जो जो कॉज चल रहे हैं, दवाई चल रही है, फ्लोट चल रहा है, तो उस दौरान आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है नर्स को, तो ये विशेष ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट प्रश्न क्या पूछता है एग्जामिनर यहाँ से, पोटेशियम इम्बैलेंस कैन कॉज कार्डियक डिसरिथमिया, अगर आपके मरीज में पोटेशियम इम्बैलेंस या तो हाइपो हो या हाइपर, दोनों की स्थिति में कार्डियक डिसरिथमिया मरीज में हो सकता है और यह लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इस दौरान मरीज में जान जाने का खतरा भी बना रहता है, तो आपको क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है यहाँ पर मरीज को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें मैनेजमेंट, तो सारी चीजों को पता करने के बाद आप मैनेजमेंट कैसे करोगे अगर आपने यह डिसीज कंडीशन या साइन एंड सिम्टम या ये कंडीशन डायग्नोस की है, तो इस दौरान आपको क्लोजली मॉनिटर ईसीजी, ईकीजी मशीन देखनी है, कंटिन्यू आईवी और पोटेशियम। यहाँ पर हम बात करें डिसकंटिन्यू हाइपरकैलेमिया की कंडीशन है, हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो मरीज को अगर आईवी पोटेशियम चल रहा है तो उसे आप आईवी और पर ओरल पोटेशियम नहीं दोगे ऐसे वाले मरीज के लिए। यहाँ पर हम बात करें इनिशिएट पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट डाइट, तो मरीज में पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट डाइट देनी है, उसे पोटेशियम युक्त डाइट नहीं देनी है। पोटेशियम एक्सक्रीटिंग डायूरेटिक, ऐसे डायूरेटिक्स चालू करेंगे मरीज को जिससे पोटेशियम का एक्सक्रीशन बॉडी में हो जाए, क्योंकि आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर डायलिसिस, मरीज को डायलिसिस पर लेंगे। प्रिपेयर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, जब हाइपर कैलेमिया हुआ है मरीज में तो आप उसे आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, आईवी सोडियम बाइकार्ब देंगे मरीज को, जिससे क्या हो आपकी पोटेशियम की वैल्यू कम हो जाए बॉडी में। अवॉइड यूज ऑफ साल्ट सब्स्टिट्यूट और अदर पोटेशियम कंटेनिंग सब्सटेंस, तो साल्ट सब्स्टिट्यूट और अदर पोटेशियम कंटेनिंग सब्सटेंस मरीज को नहीं देने हैं। यहाँ पर हम बात करें तो देखिए जो साल्ट है, यहाँ पर आप समझ में आएगा, यूज साल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनको अवॉइड करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, और ये हाइपोकैलेमिया की आपको मैं बता दूं तो उस दौरान आपको मेन मैनेजमेंट क्या करना है, शरीर में पोटेशियम की कमी हुई है तो आप ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट देंगे मरीज को, लिक्विड पोटेशियम क्लोराइड देंगे, पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक देंगे जिससे आपकी बॉडी में पोटेशियम रिजर्व रहे और पोटेशियम लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाए। अगर यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनेगा, पोटेशियम इज नेवर एडमिनिस्टर आईवी पुश, कभी भी आपको आईवी पुश नहीं करना है, आईएम नहीं देना है, सबकुटेनियस रूट से नहीं देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आईवी पोटेशियम इज ऑलवेज डाइल्यूटेड एडमिनिस्टर यूजिंग एन इन्फ्यूजन डिवाइस, और हमेशा जब आप पोटेशियम लगा रहे हो तो आप उसे इन्फ्यूजन डिवाइस से एमएल पर आवर की स्पीड से और मॉनिटर करके कंटिन्यू आप उसे लगाएंगे। आपको आईवी बोलस नहीं देना है और स्पीड से आपको पोटेशियम इन्फ्यूजन नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर मरीज को कार्डियक डिसरिथमिया होने के चांसेस रहेंगे, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन
हो सकती है, मरीज में अचानक से ईसीजी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है, पोटेशियम और सोडियम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपकी बॉडी में सोडियम की वैल्यू इंक्रीज है तो पोटेशियम यहाँ पर बढ़ा हुआ देखने सोडियम की वैल्यू अगर बढ़ी हुई है तो पोटेशियम कम देखने को मिलेगा। अगर सोडियम की वैल्यू कम है तो पोटेशियम बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अपोजिट रहता है तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, एक और शानदार जो कैल्शियम इम्बेलेंस है, दूसरा इम्बेलेंस मेन इलेक्ट्रोलाइट है आपकी बॉडी में। तो कैल्शियम की मेन फंक्शन की हम बात करें, कैल्शियम इज फाउंड इन द बॉडी सेल्स, बोन, टीथ, नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोमस्कुलर, एंडोक्राइन सिस्टम, ब्लड क्लोटिंग एंड टीथ फॉर्मेशन में यहाँ पर कैल्शियम का मेन रोल है। टीथ फॉर्मेशन में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ब्लड क्लोटिंग के लिए कैल्शियम जिम्मेदार है, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोमस्कुलर, एंडोक्राइन सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम जिम्मेदार है। सबसे इंपोर्टेंट यह क्या करता है, टीथ और सेल्स में भी कैल्शियम पाया जाता है। यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें, कैल्शियम की जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो 9 से 11 mg पर डीएल आपकी बॉडी में कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू है। इंपोर्टेंट प्रश्न, अगर दोस्तों एक प्रश्न बनेगा यहाँ पर, अगर 9 से कम अगर बॉडी में कैल्शियम लेवल देखने को मिल रहा है तो इसे बोलेंगे हम हाइपोकैल्सीमिया। अगर आपकी बॉडी में 11 से ज्यादा कैल्शियम का लेवल देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपरकैल्सीमिया। देखिए दोनों को समझते हैं हम। यहाँ पर हम बात करें, अगर आपके मरीज में हाइपरकैल्सीमिया की स्थिति बनी हुई है तो आप उसे कैसे याद रखेंगे, बैक बैक मी, ठीक है। तो बोन पेन मरीज में देखने को मिलेगा, अर्दमिया, कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलेगा, किडनी स्टोन, मसल्स वीकनेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्स मरीज में देखने को मिलेंगे, एक्सेसिव यूरिनेशन, ज्यादा मरीज यूरिन करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपर कैल्सीमिया के मरीज में यह सिम्टम आपके दिखाई देंगे। यहाँ पर आप इसे कैसे याद रखते हो, कार्ड्स, यहाँ पर आप बात करेंगे कैट्स गो नंब, इसे आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, कन्वर्जन, अर्दमिया, टिटेनी, स्पाज्म, स्टूडोर, गोनम्स, नेस इन द फिंगर्स और फेस और लिम्स, ये आपको नंबनेस इन द फिंगर्स एंड फेस लिम्स में देखने को मिलेगी। तो यह इंपोर्टेंट साइन है जो आपके मरीज में, हाइपोकैल्सीमिया वाले मरीज में देखने को मिलेंगे। देखिए एक और शानदार प्रश्न यहाँ से एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन है जो बनता है हाइपोकैल्सीमिया के साइन से, पॉजिटिव ट्राउजी साइन, कार्पल स्पाज्म, कोल्ड इन्फ्लेटिंग ब्लड प्रेशर कफ। जब आप बीपी कफ लोगे तो आपके मरीज में इस प्रकार से ऐसे हैंड को मोड़ेंगे तो ये बीपी कफ बांधते ही आपका हाथ इस प्रकार हो जाएगा, तो हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्राउजी साइन। जब आप बीपी कफ बांधोगे हाइपोकैल्सीमिया वाले मरीज में, कार्पल स्पाज्म देखने को मिलेगा एकदम, इसे बेटर टिप पोजीशन बोलते हैं, इस प्रकार हो जाएगा कुछ, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों एक और जो इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलेगा वो क्या है, चॉपस्टिक साइन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल्स, लाइट टैप ओवर द फेशियल टोन। जब आपके फेस पर आप ऐसे लाइट टैप करोगे तो फेशियल नर्व कैसे हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जो फेशियल मसल्स हैं वो कैसे हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट। तो मरीज में आपको दो विशेष साइन देखने को मिलेंगे हाइपोकैल्सीमिया अगर आपके मरीज में हुआ है तो, एक है पॉजिटिव ट्राउजी साइन और एक है आपका चॉपस्टिक साइन। पॉजिटिव ट्राउजी साइन जब मरीज में आप बीपी ले रहे हो उस दौरान कार्पल स्पाज्म देखने को मिलेगा हैंड्स में, और जब आप चॉपस्टिक साइन देखने को मिल रहा है तो आप फेशियल नर्व को टैप करोगे तो आपकी फेशियल मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन मरीज में दिखाई देने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों आपको विशेष ध्यान रखने हैं कौन से साइन एंड सिम्टम कौन सी कंडीशन में आपको दिखाई देंगे। रिस्क फैक्टर जो आपके हाइपर कैल्सीमिया कराने के जो मेन कॉज है, रिस्क फैक्टर है, देखिए इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, कम मात्रा में बॉडी से कैल्शियम बाहर जा रहा है, किडनी डिसीज हुई है, थियाजाइड डायूरेटिक मरीज को चालू है, इंक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, आपकी जो बोन है उसने कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा लिया है, ठीक है दोस्तों। हाइपर पैराथायरोडिज्म, हाइपरथायरोडिज्म की कंडीशन हुई है, मेलिग्नेंसी हुआ है, बोन डिस्ट्रक्शन फ्रॉम मेटास्टेटिक ट्यूमर, हीमो कंसंट्रेशन आपके मरीज में देखने को मिल रहा है। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर हैं वो आपके मरीज में कैल्शियम की वैल्यू बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर हम बात करें हाइपोकैल्सीमिया की, अगर आपकी बॉडी में इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय जीआई ट्रैक्ट, अगर आपकी जीआई ट्रैक्ट के द्वारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो गया है तो निश्चित है आपको हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, मरीज में ज्यादा मात्रा में कैल्शियम का एक्सक्रीशन हो गया है, किडनी डिसीज है मरीज को, ठीक है, डायूरेटिक फेज है,
मरीज में डायरिया हो गया है, स्टेटोरिया हो गया है। डायरिया कंडीशन आपको पता है, 4 से 5 बार स्टूल जाना, ठीक है, वो भी कैसा, वाटरी। स्टेटोरिया, यहाँ पर आपका ब्लैक कलर का स्टूल, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लड आपके मरीज में देखना, जब आप स्टूल जा रहे हो तो ब्लड उसमें देखने को मिलना। वुंड ड्रेनेज मरीज में हुआ है तो उस दौरान हाइपोकैल्सीमिया, कंडीशन दैट डिक्रीज द आयोनाइज्ड फंक्शन ऑफ द कैल्शियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो दोनों कंडीशन को कराने के लिए मेन जिम्मेदार हैं। मैनेजमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, जब मरीज में हाइपर कैल्सीमिया हुआ है तो आप उसे आईवी और पर ओरल कैल्शियम नहीं देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया वाले मरीज में आईवी कैल्शियम नहीं देना है और पर ओरल कैल्शियम भी मरीज को नहीं देना है। यहाँ पर हम बात करें थियाजाइड डायूरेटिक को भी नहीं देना है। एडमिनिस्टर फॉस्फोरस कैल्सीटोनिन, ये आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। मरीज में फॉस्फोरस आप एडमिनिस्टर करोगे, कैल्सीटोनिन मरीज में एडमिनिस्टर करोगे, बाई फॉस्फोएट, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, एन स्टेरॉइड, एनसेड आप मरीज में ड्रग चालू करोगे। अवॉइड फूड इन हाई कैल्शियम, और कैल्शियम युक्त डाइट आप मरीज को नहीं दोगे हाइपर कैल्सीमिया की स्थिति में। मरीज में हाइपोकैल्सीमिया हुआ है तो आप कैल्शियम पर ओरल और आईवी चालू करेंगे। आईवी स्लो देंगे, आपको आईवी पुश डायरेक्ट नहीं करना है। आईवी वार्म बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन स्लोली, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जामिनर प्रश्न पूछता है ड्यूरिंग हाइपोकैल्सीमिया, अगर मरीज को कैल्शियम देना है आईवी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वार्म करेंगे उसे बॉडी टेम्परेचर पर, उसके बाद उसे एडमिनिस्टर स्लोली, स्लोली एडमिनिस्टर मरीज में आप यहाँ पर कैल्शियम का इंजेक्शन लगाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जामिनर का प्रश्न बनता है। एडमिनिस्टर एल्बुमिन हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हम बात करें जब मरीज में हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन अगर हुई है तो उस दौरान आपके मरीज को आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड युक्त साइरप मरीज को देंगे, साथ में उसके विटामिन डी देंगे, जिससे क्या हो, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो सके। इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ से, जब आपके मरीज में कैल्शियम चालू रहता है तो उस दौरान आपको विटामिन डी देना है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, तो उससे होता क्या है, विटामिन डी आपके कैल्शियम का बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन कराता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इनिशिएट सीजर प्रिकॉशन, जब आपके मरीज में हाइपोकैल्सीमिया हुआ है तो आपको सीजर प्रिकॉशन भी मरीज में लेने हैं उस दौरान। 10% कैल्शियम एक्यूट कैल्शियम डेफिसिट, और यहाँ पर 10% कैल्शियम, यहाँ पर बात करूं तो जो एक इंजेक्शन रहता है, एक एम्पूल रहता है, वो कितना रहता है, 10% कैल्शियम का रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनर ये भी प्रश्न पूछ सकता है एक एम्पूल में कितना परसेंट कैल्शियम रहता है, तो 10% का एक कैल्शियम एम्पूल रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें कंज्यूम फूड हाई इन कैल्शियम, और मरीज को जब हाइपोकैल्शियम हुआ है तो उसे हाई कैल्शियम डाइट मरीज को देंगे। ये विशेष चीज है जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक और सबसे इंपोर्टेंट, क्लाइंट विद कैल्शियम इम्बेलेंस इट एट रिस्क फॉर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, मूव द क्लाइंट केयरफुली। सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, जब आपके मरीज में कैल्शियम इम्बेलेंस हुआ है तो उस मरीज को चांसेस रहेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के, तो उस दौरान नर्स को मरीज को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, उसे केयरफुली और स्लोली मूवमेंट कराना है उसकी केयर करते दौरान। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक और जो प्यारा कंसेप्ट बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट इन्वर्स होते हैं। यहाँ पर हम बात करें जब बॉडी में कैल्शियम की वैल्यू बढ़ी हुई है तो फॉस्फेट वैल्यू डिक्रीज रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम बढ़ा हुआ है तो फॉस्फोरस की वैल्यू कम रहेगी, तो आप क्या करो, फॉस्फोरस की वैल्यू को बढ़ा दो, जिससे क्या होगा, कैल्शियम की वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। देखिए एक और शानदार, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में मैग्नीशियम इम्बैलेंस अगर आपकी बॉडी में होता है तो किस प्रकार के मरीज में सिम्टम दिखाई देने पड़ेंगे और नर्स उसका क्या मैनेजमेंट करेगी। यहाँ पर हम बात करें मोस्ट मैग्नीशियम फाउंड इन द बॉडी, फाउंड इन द बोन्स, ये सबसे ज्यादा बोन्स में पाया जाता है, और इसका जो मेन काम है रेगुलेट बीपी, ब्लड शुगर, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन एंड नर्व फंक्शन। इसकी जो मेन फंक्शन है वो क्या है, बॉडी में मसल्स कॉन्ट्रेक्शन बनाए रखना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना, और शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना, और आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ को बनाए रखना। ये आपकी बात करें, सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, तो मैग्नीशियम की जो नॉर्मल वैल्यू आपकी बॉडी में रहती है वो क्या है, 1.5 से लेकर 2.5 mg पर डीएल आपकी बॉडी में नॉर्मल वैल्यू है। ये क्या है, नॉर्मल वैल्यू है आपकी बॉडी की, जो आपके मरीज में मैग्नीशियम का लेवल देखने को मिलता है। तो सिंपल कंसेप्ट है, अगर यहाँ पर 1.5 से कम वैल्यू
अगर मैग्नीशियम की देखने को मिल रही है तो इस टर्म को हम बोलेंगे हाइपोमैग्नीसीमिया, मरीज में मैग्नीशियम की वैल्यू कम हो गई है। अगर कंडीशन 2.5 mg से ज्यादा देखने को मिल रही है तो इस टर्म को बोलेंगे हाइपरमैग्नीसीमिया। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए एक सबसे इंपोर्टेंट क्या है, सेडेटिव, जिससे आपको हाइपर कैल्शियम हाइपर मैग्नीसीमिया हुआ है मरीज में तो उसको आप कैसे याद रख सकते हो। देखिए इस दौरान मरीज में लो एनर्जी, ड्राउजीनेस और कोमा की स्थिति हो सकती है सीवियर कंडीशन में। लो हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। यहाँ से आपकी जो हार्ट रेट है वो 60 से कम देखने को मिलेगी, 60 से कम मरीज में देखने को मिलेगी हार्ट रेट। लो बीपी हो जाएगा, हाइपोटेंशन मरीज में देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो जाएगी, रेस्पायरेशन भी कम हो जाएगा। स्लो बाउल साउंड डिक्रीज हो जाएगा। डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी मरीज में डिक्रीज हो जाएंगे ड्यूरिंग हाइपरमैग्नीसीमिया। ठीक है, अगर हम बात करें हाइपोमैग्नीसीमिया की तो इसमें मरीज में जस्ट अपोजिट होता है। हाई हार्ट रेट, टेकिकार्डिया मरीज में देखने को मिलेगा। हाई बीपी, यहाँ पर हाइपर टेंशन मरीज में देखने को मिलेगा। इंक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, मरीज में हाइपर रिफ्लेक्सिया प्रेजेंट रहेंगे हाइपोमैग्नीसीमिया अगर आपकी बॉडी में हुआ है उस दौरान तो। और मरीज में स्लो रेस्पिरेशन, ट्विचेज और पेरेस्थेसिया मरीज में देखने को मिलेगा। टिटेनी और सीजर की कंडीशन मरीज में देखने को मिलेगी। इनएबिलिटी और कंफ्यूजन मरीज में देखने को मिलेगा। जब मरीज में हाइपोमैग्नीसीमिया हुआ है उस दौरान हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम दोनों एक साथ होने के चांसेस रहेंगे, तो दोनों को आपको क्लोजली मॉनिटर करना है। हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया दोनों के सेम सिम्टम रहते हैं, तो इसमें भी पॉजिटिव ड्राउजी साइन और चोविस्टिक साइन मरीज में देखने को मिलते हैं। वेरी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। रिमेंबर, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम मैग्नीशियम राइज एंड फॉल टुगेदर, ये दोनों एक साथ कम ज्यादा होते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। कैल्शियम अगर बॉडी में कम हो रहा है तो मैग्नीशियम भी कंफर्म है आपकी बॉडी में कम हो रहा होगा, तो आपको दोनों के प्रिकॉशन साथ में लेने हैं। इंपोर्टेंट नर्स को एक विशेष चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम बात करें रिस्क फैक्टर की, तो मरीज में कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो यह कारण कराने के लिए जिम्मेदार है। इंक्रीज मैग्नीशियम इंटेक, आपने ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम ले लिया है। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, आपने मैग्नीशियम कंटेंट युक्त एंटासिड ज्यादा मात्रा में ले लिया है, लेक्सेटिव का उपयोग ज्यादा कर लिया है। एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी, ज्यादा मात्रा में आईवी पुश हो गया है, तो बॉडी में हाइपर मैग्नीसीमिया की कंडीशन बनेगी। अगर मरीज में रीनल इंसफिशियंसी कंडीशन है, जैसे कि रीनल आपकी जो किडनी है वो मैग्नीशियम को कम मात्रा में एक्सक्रीट कर रही है, तो बॉडी में आपका जो मैग्नीशियम लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन में मरीज में यहाँ पर मैग्नीशियम की वैल्यू बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें अगर हाइपो की, तो इनसफिशियंट मैग्नीशियम इंटेक, अगर कम मात्रा में आप मैग्नीशियम लोगे तो आपको हाइपोमैग्नीसीमिया होने के चांसेस रहेंगे। मरीज में माल न्यूट्रिशन की वजह से डायरिया हुआ है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है मरीज को, सीलियक डिसीज है, क्रोन्स डिसीज है, तो यह इस दौरान भी मरीज में हाइपोमैग्नीसीमिया होने के चांसेस रहेंगे। इंक्रीज मैग्नीशियम एक्सक्रीशन, ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम बाहर निकल गया है, डायूरिटिक यूज किए हैं आपने। अगर क्रोनिक एल्कोहलिज्म का मरीज है तो उसमें भी हाइपोमैग्नीसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, ज्यादा मात्रा में दारू पीते हैं उन लोगों में। इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ मैग्नीशियम, इंट्रासेलुलर मूवमेंट हो गया है। हाइपर ग्लाइसीमिया, शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है, इंसुलिन एडमिनिस्टर हुआ है। ठीक है, सेप्सिस की कंडीशन में, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो आपको बॉडी में हाइपोमैग्नीसीमिया करा सकते हैं। तो इस दौरान नर्स को क्या क्या मैनेजमेंट करना है, यहाँ पर मरीज को डायूरिटिक चालू करेंगे, आईवी एडमिनिस्टर कैल्शियम क्लोराइड मरीज को देंगे, हम कैल्शियम ग्लूकोनेट मरीज को लगाएंगे अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की वैल्यू बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। तो रेस्ट्रिक्ट डाइटरी इंटेक मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड, मरीज को ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम कंटेनिंग युक्त फूड नहीं देने हैं। यहाँ पर इंपोर्टेंट और क्या याद रखना है, अवॉइड द यूज ऑफ लेक्सेटिव एंटासिड, जिसमें मैग्नीशियम मैग्नीशियम युक्त लेक्सेटिव और एंटासिड मरीज को नहीं देना है। ठीक है, हीमोडायलिसिस पर मरीज को रखना है, जिससे क्या हो आपकी ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम बॉडी में बढ़ा हुआ है उसकी मात्रा कम हो सके। ड्यूरिंग कम मात्रा में अगर आपका मैग्नीशियम हो गया है तो उस दौरान मैग्नीशियम सल्फेट आईवी और पर ओरल चालू करोगे और इसको विशेष मॉनिटर करना है आपको। ठीक है दोस्तों, और स्लो देना है। सीजर प्रिकॉशन मरीज में लेना है हमको, क्योंकि मरीज में सीजर आने के चांसेस रहेंगे। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इंक्रीज मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड, और मरीज में मैग्नीशियम युक्त डाइट हमको चालू करनी है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बेहतरीन कंसेप्ट, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या होते हैं, सेम होते हैं,
यहाँ पर एग्जाम्पल मैग्नीशियम अगर बढ़ा हुआ है तो कैल्शियम बढ़ा हुआ मिलेगा, अगर मैग्नीशियम डिक्रीज है तो कैल्शियम भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। दोनों के प्रिकॉशन आपको साथ में लेने हैं, ये विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और देखिए शानदार प्रश्न, सोडियम इम्बेलेंस से आता है, यहाँ से एग्जामिनर 100% प्रश्न पूछता है। सोडियम मेन मेजर इलेक्ट्रोलाइट है आपकी बॉडी में, जो कहाँ पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, सोडियम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एसेंशियल फॉर एसिड बेस और फ्लूइड बैलेंस, बॉडी में एसिड बेस बैलेंस बनाए रखने के लिए और फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने के लिए सोडियम सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपको याद रखना है। यह एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आयन है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और नर्व मसल्स टिश्यू कंडक्शन में भी इसका मेन रोल है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है, इसका जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 135 से 145। तो दोस्तों यहाँ से अगर एक कंसेप्ट बनता है, आपको पता है अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है, एसिडोसिस एल्किलोसिस, तो उसके लिए सोडियम वेरी इंपॉर्टेंट जिम्मेदार रहता है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 135 से 145 नॉर्मल वैल्यू रहती है आपकी बॉडी में। तो देखिए अगर मरीज में हाइपरनेट्रीमिया हुआ है तो 145 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा अगर आपके सोडियम सोडियम की वैल्यू बॉडी में बढ़ी हुई देखने को मिल रही है तो कंडीशन होगी हाइपरनेट्रीमिया। अगर आपकी बॉडी में सोडियम की वैल्यू 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम है तो कंडीशन होगी हाइपोनेट्रीमिया। तो दोनों स्थिति में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आपके मरीज में देखने को मिलेंगे, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हो। देखिए यहाँ पर फ्राइड साइड से आप ये न्यूमोनिक है, जिससे आप ये सिम्टम याद रख सकते हो। मरीज में फ्लैश्ड स्किन, रेस्टलेस, एंजियस, कंफ्यूज, इरिटेबल रहेगा मरीज, इंक्रीज बीपी, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। मरीज में फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन देखने को मिलेगा हाइपर नेट्रीमिया की कंडीशन में। मरीज में एडिमा, वो भी कौन सा, पिटिंग एडिमा मरीज में देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पिटिंग एडिमा। जैसे ही आप स्किन को टच करोगे तो वहां पर एक एक गड्ढा सा बना रहेगा और फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल पोजीशन में आएगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम पिटिंग एडिमा। और बॉडी में एडिमा देखने को मिलेगा ड्यूरिंग हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, मरीज में यूरिन आउटपुट की मात्रा कम मात्रा में आउटपुट देखने को मिलेगा। स्किन कैसी हो जाएगी, फ्लैश्ड और ड्राई, एजिटेशन मरीज में देखने को मिलेगा। लो ग्रेड फीवर भी देखने को मिल सकता है और मरीज को थर्स्ट, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, प्यास ज्यादा लगेगी, थर्स्टी रहेगा मरीज, ठीक है। अगर हम बात करें हाइपोनेट्रीमिया की, तो मेन जो इंपोर्टेंट एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है, तो देखिए दोस्तों क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। एक तो स्टूपोर, कोमा की स्थिति में जा सकता है अगर सीरियस कंडीशन हुई तो। मरीज में एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलेगा। लिथार्जी, टेकीकार्डिया, मरीज में रेडी पल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम बात करें लिम्ब मसल्स वीकनेस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, एकदम से मरीज का बीपी कम होना, जब वो खड़ा होगा तो स्टैंडिंग पोजीशन में। सीजर और हेडेक मरीज में आ सकते हैं। स्टोमक क्रैम्पिंग्स मरीज में देखने को मिलेगी। और दूसरा फेवरेट प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, मरीज में देखिए यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट रिस्क फैक्टर से कौन कौन से कारण हैं जो यह इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कराने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम हाइपरनेट्रीमिया की बात करें तो बॉडी में सोडियम की मात्रा ज्यादा होना, एक्सेस ओरल सोडियम इंजेक्शन, ज्यादा मात्रा में आप सोडियम ले गए हो, ठीक है, एक्सेस मात्रा में आईवी फ्लूइड्स और सोडियम लगा दिया है। हाइपरटोनिक आईवी फ्लूइड्स, जिसमें ज्यादा मात्रा में सोडियम रहता है, वो लगा दिए हैं मरीज को, जिससे क्या होगा, सोडियम की वैल्यू आपकी बॉडी में बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जैसे कि मरीज में फीवर देखने को मिलेगा, वाटरी डायरिया, डायबिटीज इंसिपिडस, एक्सेसिव डायफोरेसिस इन्फेक्शन, इस कंडीशन में भी मरीज के सोडियम की वैल्यू बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, और कम मात्रा में किडनी प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी किडनी कम मात्रा में सोडियम का एक्सक्रीशन कर रही है, तो इस दौरान भी हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन बन सकती है, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया की बात करें तो मरीज में इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, किडनी ने ज्यादा मात्रा में सोडियम को एक्सक्रीट कर दिया है। तो यहाँ पर मेन जो 5 साइन क्या क्या है जो इसके लिए बेस्ट जिम्मेदार है, जो सोडियम को बाहर निकाल दिया है आपकी बॉडी के द्वारा। डायफोरेसिस होना, ज्यादा मात्रा में पसीना आना, डायूरिटिक्स का उपयोग करना जिसकी वजह से पोटेशियम का सोडियम का लॉस हुआ, डायरिया अत्यधिक मात्रा में हो गया है मरीज में, वोमिटिंग बहुत देर से कर रहा है, ब्रेन्स लगी हुई है बॉडी में,
डायूरेटिक जैसे कि थियाजाइड और लूप डायूरेटिक मरीज को चालू है, तो ये इनका मेन कारण क्या है, ये सोडियम को ज्यादा मात्रा में एक्सक्रीट कराते हैं। इन्हें हम 5D कोज बोलते हैं, जो आपकी बॉडी में सोडियम को बाहर एक्सक्रीशन कराने के लिए जिम्मेदार रहते हैं। एक कंडीशन होती है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो ये भी आपकी बॉडी में सोडियम की वैल्यू को कम करता है। एड्रिनल इनसफिशियंट मरीज में एड्रिनल क्राइसिस होना, ठीक है, एड्रिनल हार्मोन का कम मात्रा में सिक्रेट होना, एड्रिनल क्राइसिस होना इस दौरान, ये सबसे इंपोर्टेंट रहेगा। इनएडिक्वेट सोडियम इंटेक, कम मात्रा में आपने फास्टिंग रखा, एनपीओ लो साल्ट डाइट ले रहे हो, तो हाइपोनेट्रीमिया मरीज में होने के चांसेस रहेंगे। किडनी डिसीज हो गई है मत, तो आपकी बॉडी में ज्यादा किडनी ने आपकी सोडियम को लॉस कर दिया है, हार्ट फेलियर की कंडीशन हुई है, तो इस दौरान मरीज में हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो आपको ये विशेष चीज ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, मैनेजमेंट की बात करें, जब मरीज में यहाँ पर हम बात करें अगर हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन हुई है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको विशेष क्या ध्यान रखना है, सोडियम को कम मात्रा में देना है, सोडियम युक्त डाइट नहीं देनी है, आईवी सोडियम नहीं देना है, ये सबसे इंपोर्टेंट चीज है। आईवी फ्लूइड लॉस, एडमिनिस्टर आईवी इन्फ्यूजन इन्फ्यूजन कराएंगे जिसमें सोडियम कम मात्रा में रहे, अवॉइड करोगे आप। इफ कॉज इन एडुकेट रीनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, तो उसे आप क्या दोगे, डायूरेटिक्स दोगे टू प्रमोट सोडियम लॉस, डायूरेटिक चालू कर दोगे मरीज को, जिससे क्या हो, सोडियम का लॉस बॉडी से हो जाए और नॉर्मल कंडीशन में आपकी बॉडी आ जाए। रेस्ट्रिक्ट सोडियम फ्लूइड इंटेक रेस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर आपको सोडियम रिच डाइट रेस्ट्रिक्ट रखनी है मरीज में। अगर आपके मरीज में हाइपोनेट्रीमिया हुआ है तो क्या करेंगे आप, एड साल्ट, इस ट्रिक से आप याद रखोगे, साल्ट तो युक्त तो देना ही है आपको, सोडियम तो देना ही है। एडमिनिस्टर आईवी सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन, अगर वो भी कब देना है, जब हाइपोवोलेमिया हुआ है, मरीज में हाइपोवोलेमिया कंडीशन, फ्लूइड की कमी है, तो उस दौरान आप उसे आईवी सोडियम क्लोराइड मरीज को दोगे। डायूरेटिक्स इफ ड्यू टू हाइपरवोलेमिया, अगर हाइपरवोलेमिया हुआ है तो आप उसे डायूरेटिक दोगे, जिससे क्या होगा, हाई फ्लोट्स और लो साल्ट वाले, कौन से, लो साल्ट, हीमोडाइल्यूशन, ठीक है। डेली वेट, आप उसके डेली वेट मेजर करोगे, ठीक है, और सेफ्टी रखोगे मरीज में, क्योंकि यहाँ पर एक ही रिस्क है, यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मरीज में एकदम से बीपी कम हो सकता है, ईयर भी प्रोटेक्शन लेना है मरीज में, एनपीयू नहीं रखना है लंबे समय तक, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें लिमिट वाटर इंटेक, वाटर का लिमिट इंटेक कराना है। हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, अगर यहाँ पर ज्यादा मात्रा में वॉल्यूम होगा तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन बन सकती है, तो हाई फ्लोट्स लो साल्ट डाइट मरीज को देनी है। टीच टू अवॉइड अ डाइट हाई इन साल्ट, इससे क्या होगा, कैन फूड और पैक्ड ये वाली मीट, ये भी मरीज को नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखने हैं दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट है। तो ये है आज का कंसेप्ट, बहुत ही शानदार है, और ये शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। प्रॉपर आप स्लो करके इस वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आएंगे आपको यहाँ से कंटेंट, जो आपके एग्जाम में वेरी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है, यहाँ से 1-2 प्रश्न 100% यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ से ब्लड से भी आपका एक प्रश्न बनेगा, RH फैक्टर से, और यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट से भी आपका प्रश्न बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आप कम समय है, समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए, और अच्छे प्रॉपर वे में पढ़ाई करते रहिए। नोट थोड़ी पढ़िए, आप टेस्ट भी लगाइए, शॉर्ट नोट्स की क्लास भी देखिए, और इनको रिवाइज करते रहिए बार बार, और प्रैक्टिस में लाइए, तो जिससे क्या हो, आपकी तैयारी मजबूत हो और आपके सपनों के करीब आप जल्दी से पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।